नमस्कार दोस्तों, शिक्षा की आज बातें कार्यक्रम में हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित साहित्यकार बोलिए, चाहे सरस्वती पुत्र और पुत्री बोलिए, वो हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं। और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के पहले मैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कवि श्री मीर अली मीर जी का, जो कि उनका कवि के माध्यम से नाम है, उनका असली नाम सैयद अयूब मीर अली जी हैं, पर मीर अली मीर के नाम से देश विदेश में फेमस हैं। तो उनका मैं एक काव्य पाठ गीत के रूप में, जो गीतकार खुद स्वयं उन्होंने गाया है, वो आपको सुनाना चाहूंगा। उसके बाद हम जल्द ही दोनों प्रतिष्ठित हस्तियों को हम लाइव लेंगे और उनसे परिचर्चा करते हुए उनकी बातें सुनेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे और बच्चों को जो सीख मिलनी चाहिए ऐसे लोगों से जो कि अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं, वो उनके मुख से ही सुनेंगे। तो मैं शुरू करता हूं श्री मीर अली मीर जी का एक गीत जो काफी फेमस है, आप भी सुनिए। मैना कस बोली भाखा गुंजे गाँव गाँव, रुख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाव, तरिया नदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। होत बीनिया पखरा के आगी, चढ़ गाए चोंगी चढ़ गाए पागी, नोई झूले जस दरकस माला, थर कसेली दौड़ते ग्वाला, चढ़ गाल उड़ीला बाखा दबाए, पंछी के धुन धेनु चरैया नंदा जही का। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। रच रच मच मच केड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मादर के थाप मारा हस रचाए, पंथी के धुल्ला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढलवा झूलैया नंदा जई का। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। जिमी कांदा कने सैया उसना के, लड़का बरी के बनैया नंदा के, तारे के पीछिया दौड़ी परिला, चेच भाजी संग धरे जोड़ीला, मही बिलोए पठोए मंगाए, डुबकी कढ़ी के रदैया नंदा जईका। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया, खेच मा घाटी
हमरो बनैया गोलर दौड़े खावे या खावे हरहा मरहाला कोनो नहीं भावे कामेड़ वारे के घानी मुंदी माँ गाए दरिया दौड़ी के दैया नंदा जईका नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी आ रा 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 ता ता छू। कितने अच्छे आप सुन सकते हैं कि जो इतनी अच्छी कविता आपने सुना, गीतकार खुद स्वयं कवि मीर अली जी मीर थे, वो आज हमारे साथ में हैं। और आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित या छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस प्रियंका कौशल जी हैं, जो यहाँ की स्थानीय संपादक भी हैं भास्कर न्यूज में, और बहुत ही अच्छी उनकी कहानियों का पुस्तक भी अभी विमोचन हुआ है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी लिखी जाती हैं और उनका लगभग 17 से ज्यादा आप देख सकेंगे कि हर जगह लगभग हर न्यूज चैनलों में वो रह चुकी हैं। काफी अच्छा उनका पत्रकारिता है और फेमस पत्रकार हैं। आप हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, तो मैं आप लोग का स्वागत करना चाहूंगा। पहले हमारे साथ में मीर अली जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। कवि, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कवि, आपको मैं सादर नमन करता हूं और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रियंका कौशल जी, जिनका नाम ही काफी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नमस्कार प्रियंका दीदी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम आप लोग के कारण एक सफलता की मुकाम पे पहुंच रहा है। तो स्वागत का खत्म करते हुए मैं कि आप लोगों से शुरुआत ही करता हूं डायरेक्ट, कि दर्शक लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप लोग की बातें सुनना चाहेंगे, तो मैं अपने शब्दों को कम और आप लोग के मुख से दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सुनवाना चाहूंगा। तो मीर सर, आप थोड़ा सा शुरुआत करें। एक शुरुआत में आप जो भी बोलना चाहें, जो अपनी बातें बताना चाहें, जो दर्शकों को आप एक मोटिवेशन करना चाहते हैं, वो आप बताइए। पहले शुरुआत आपसे। नमस्कार। सबसे बड़ी बात कि आज हम आप लोगों के बीच एक सार्थक योजना के अंतर्गत पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपना जीवन काल मैंने इतना विस्तृत रहा, मैंने पढ़ाई का जो सिस्टम मेरा, कवर्धा मेरी जन्मभूमि, फिर मैं दसरंगपुर में पढ़ा। दुर्ग जिला उस जमाने में, मैंने 60-70s की बात मैं कर रहा हूँ, दुर्ग जिले में लाटा बोर्ड अंडा इतना बालोद तक का विस्तृत क्षेत्र, जहाँ मैं अपने पिताजी के साथ रह करके पढ़ाई करता रहा। प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन दादाजी के साथ रहा। फिर वहाँ से मैं चला आया राजिम के पास, एक चचौद नाम का गांव है जिसे आज श्याम नगर के नाम से जानते हैं। वहाँ पढ़ाई किया। वहाँ पे राजिम बरोंडा है। फिर राजिम में मैंने 1971 में हायर सेकेंडरी पास किया। ये जर्नी जो है पढ़ाई के, आप देखो, कवर्धा, दसरंगपुर, लाटा बोर्ड, अंडा, फिर श्याम नगर, चचौद, बरोंडा, राजिम का भी विस्तृत। और राजिम में श्रद्धेय पवन दीवान जी के आश्रम के बाजू में रहकर हम शिक्षा ग्रहण करते थे, तो साहित्य का छाप भी जो है राजिम क्षेत्र में रहने के लिए मिला। और मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षक के रूप में शुरुआत किया अपनी लाइफ का। फिर मिडिल स्कूल पढ़ाया, फिर हायर सेकेंडरी में रहा। और इस प्रकार से मैं साहित्यिक गतिविधियों से, खेलकूद से, स्काउट गाइड से और एनसीसी से जुड़ा रहा। इससे क्या हुआ कि जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं वो हमारे लिए जो मेमोरी पावर को डेवलप करने का काम करती है। उसके कारण मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ
और हमारे जो दिनेश शर्मा जी इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है ताकि हम प्रियंका कौशल जी के साथ, जो कि एक प्रखर पत्रकार के रूप में जानी जाती हैं, उनके साथ एक अच्छा कार्यक्रम दें। ये अवसर नहीं भैया, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए। जी, ये मैंने एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों और पालकों के बीच पहुंचे। कोरोना काल बीता नहीं है, ये हम धोखे में हैं। अभी भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता। पता नहीं कब हम कोरोना से उबर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जब हम छोटे बच्चों को और बुजुर्गों की बात करते हैं तो हमें सावधानी बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का प्रभाव जो है समाज में पड़ता है, और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, जो जन जागरण के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, शिक्षकी जीवन में और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जीवन में जितनी भी बातें और उतार चढ़ाव आती हैं, वो सारी बातें जो हैं हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से हमको देखने और सुनने को मिलता है। परिस्थितियों को देख करके यदि हम निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं तो सब लोग हमारी तारीफ करेंगे। और मैं तो उस जमाने का विद्यार्थी रहा हूं जहां रात को हम चिमनी लेकर के अपने गुरुजी के यहाँ रात्रिकालीन शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। आज देखो, शिक्षा इतना विस्तार हो गया है। जब से ये प्राइवेट और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, तब से हम देखते हैं कि जितने पैसे में हम पूरा जीवन शिक्षा ग्रहण करते रहे, उतने पैसे में बच्चे आज एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि शिक्षा जो है, माने इस प्रकार से दो राहे पे हम खड़े हो जाते हैं कि हमारा जो शासकीय स्कूल है और प्राइवेट स्कूल के बीच जो अंतर हम देखते हैं, उस अंतर को पता नहीं हम कब पाट पाएंगे। फीस की जो चर्चा होती है, काम हो या ना हो, फीस लेकर के अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए हम लोग शिक्षक होने के नाते, क्योंकि शिक्षक जो है जीवन भर शिक्षक ही रहता है, और शिक्षक होने के नाते अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि समाज के लोग इन शिक्षा व्यवसायियों के बीच जाकर के अपनी बात रखें। जब तक आप सामूहिक रूप से अपनी बात रखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये जो कालजयी शिक्षा व्यवसाय के रूप में जाने पहचाने लोग हैं, उनको जो है हम हमेशा राहत देने का प्रयास करते रहेंगे। इससे जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। और कोरोना काल को जानते हुए, समझते हुए, मैं ये चाहता हूं कि हम बच्चों को स्कूल में कम से कम, अभी जब तक ये वैक्सीन, जिस प्रकार से अभी विरोध भी हो रहा है कि वैक्सीन का हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा ट्रायल नहीं हो रहा है करके, तो आखिर एक बच्चों तक वैक्सीन कब पहुंचेगा? उसके बाद उनके पालकों तक कब पहुंचेगा? क्या शिक्षक और शिक्षण संस्थाएं सुरक्षित हैं? शिक्षकों को क्या वैक्सीन लग चुका? क्या शिक्षण संस्थाएं जो हैं आज के डेट में अप टू डेट हो चुके हैं? और सबसे बड़ी बात, फीस की बातें बार बार हमारे सुनने में, देखने और पढ़ने में जो आती है ना, वो अच्छा नहीं लगता। हम व्यवसायी बनकर के शिक्षा जैसे क्षेत्र में जीवन पर्यंत कमाई का जरिया बनाने का प्रयास ना करें। ये सेवाभावी संस्था है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी संस्थाओं को हम देखते हैं कि अपनी सेवा के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन मैंने कोरोना काल में अनुभव किया है कि किस प्रकार प्राइवेट स्कूल से जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया जाना था, उस ढंग से नहीं अपनाया गया। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उस मोहल्ले के बच्चे भी प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, और वो बाहर निकल के मेरे को बताते हैं कि दादा आप क्या बताएं, बड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी। बोले, सिस्टम तो बना हुआ है लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। तो इसके लिए हम आज एक माध्यम बन के पूरे समाज को उद्वेलित करना चाह रहे हैं। सेवाभावी संस्था को हम उत्कृष्ट बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, काफी अच्छी बातें
शायद हमारे सर ने कह दी है और सभी चीज सारांश में ही बोल दिए हैं। तो अब मैं आऊंगा प्रियंका दी के पास। प्रियंका दी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। इनकी एक काफी अच्छी कहानी आजकल खुद वो सोशल मीडिया में खुद के मुख से बोल के बता रही हैं, और काफी मनमोहक कहानी और सामाजिक स्तर से ली हुई कहानी, जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित कहानी इनकी रहती है। और काफी अच्छा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं काफी अच्छे सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एक समाज का दृश्य उस कहानी में हमें नजर आ जाता है। तो प्रियंका जी, मैं आपसे आपके मुख से कुछ शुरुआत करवाना चाहूंगा कि आप कुछ अच्छी बातें लोगों को बताएं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका आभार है दिनेश जी, एक बहुत अच्छा अभियान आपने चलाया है। और ये इस बात का परिचायक भी है कि देखिए, अच्छाई खत्म नहीं हुई है समाज से। मीर अली सर के साथ में बैठी हूँ तो मैं उनके सामने तो ज्यादा कुछ कहने की योग्य नहीं हूँ। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ अपनी बात शुरू करने के पहले। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी बातें समेटी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है। और मुझे लगता है जो विषय प्रवेश का एक काम होता है, वो सर ने बखूबी निभा दिया है कि हमारे क्या विषय होने, किस विषय पे हम आज बात करें। कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे दिनेश जी, जल्दी जल्दी मैं भी बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सर की बातों पे जाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा एक बहुत पूजन योग्य जो कार्य है, श्रद्धा वाला जो कार्य है, उसको कहीं ना कहीं व्यवसाय बनाया गया है। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भुगतते हैं। पालक तो भुगतते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बच्चों पर होता है। क्योंकि शिक्षण संस्थानों का भी फोकस है कि वो कितनी फीस वसूल ले, साथ में और एक्टिविटीज के नाम पे कितना पैसा वो वसूल ले। एक्टिविटीज हो रही या नहीं हो रही इसकी परवाह किसी को नहीं होती, लेकिन वो पूरा उनका ध्यान उस पर होता है। बशर्ते उनका ध्यान होना चाहिए कि हमारी शिक्षा का स्तर कितना बेहतर हो, हम किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों से कराएं। क्योंकि केवल एक किताबी पढ़ाई तक बच्चों को सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। सारे ही महापुरुष बोल के गए हैं कि जब तक शारीरिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बौद्धिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक किताबी पढ़ाई जो पढ़ाई है वो कोरी पढ़ाई है। और उसके दुष्परिणाम भी आज हम समाज में देख रहे हैं। आप देखिए, बच्चों में, हमारे समाज में नैतिक मूल्य घटे हैं, सहन शक्ति घटी है, जो विचार की प्रोसेस होती है, थॉट प्रोसेस, वो बहुत उसमें कमी आई है। और देखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर पा रहा है हमारा युवा, क्योंकि जो उसकी नींव है, फाउंडेशन है, जो स्कूली पढ़ाई है, जो स्कूली उसका पूरा वातावरण है, वही उसे बिल्कुल वैसा नहीं मिला जैसा कि उस बच्चे को मिलना चाहिए था। उसका समग्र विकास हो जाए, इस पर ध्यान पालकों का भी नहीं होता। स्कूल की बात केवल नहीं कर रही हूँ, पालकों का भी ध्यान इस बात पर है कि बच्चे अच्छे मार्क्स ले आए, अच्छे परसेंटेज में वो पास हो। इस पर पूरे समय उनका फोकस होता है। वो बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, फिर बहुत सारी वो इच्छाएं बच्चों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, तो वो भी एक बर्डन बच्चों पे डालते हैं वो समय प्रति समय। तो बच्चे का जो एक समग्र विकास होना चाहिए, समग्र मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उस पर किसी का भी आज ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि आप देखिए, ज्यादातर बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं तो वहां वो फेल्योर का सामना करते हैं, क्योंकि उनकी नींव उस तरह से नहीं डाली गई है। उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है, उनमें उनका कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उन्हें प्रेरित नहीं कर रहा, कोई उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा, कोई उनकी पीठ नहीं थपथपा रहा, कोई उनके सिर पे हाथ रख के ये नहीं बोल रहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही ठीक है। अपनी क्षमताओं से आगे तो कोई भी नहीं जा सकता ना, इस बात को समझना होगा। तो ये स्कूल का जो व्यवसाय हो गया, ये बड़ा, मैं पढ़ रही थी एक सर्वे के मुताबिक देश में 3.5 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जबकि इस देश में ये कानून लागू किया शिक्षा का अधिकार कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिल सके। इसके बावजूद अगर 3.5 करोड़ बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, तो इसका सबसे बड़ा एक जो कारण है वो स्कूली फीस ही है। जो हमने पूरे कोरोना काल में इस स्कूली फीस को लेकर तमाम खबरें खुद बनाई भी, देखी भी, सुनी भी, किस तरह का संघर्ष स्कूलों में और पालकों में चलता रहा इस पूरे कोरोना काल में। तो इसमें ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, मैं अभिभावकों से भी कहना चाहती हूँ कि ये पूरा पीरियड वो बहुत पॉजिटिव वे में भी ले सकते थे। बच्चा उनके हाथ में था, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई होनी है, वो उनके पास आ रहा था। अपने बच्चे को अपने हिसाब से वो तैयार कर सकते थे, क्योंकि बच्चा बहुत मेंटल प्रेशर झेलता है स्कूलों में। अगर उसको, मैं तो सौभाग्य की बात कहूंगी, सौभाग्य से उसको एक ऐसा पीरियड मिल गया कि वो बहुत फ्री होकर अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता था, तो उसका एक बहुत अच्छा विकास हो सकता था। क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा बच्चा है 8 साल का, और मैंने उसको पूरे साल अच्छे से पढ़ाया, उसकी मॉनिटरिंग में कर पाई। उसके पहले मैं नहीं जान पा रही थी कि उसकी कैसी पढ़ाई है, वो क्या करता है क्लास में, लेकिन जब मुझे ही करना था तो मैंने इस समय का सदुपयोग किया। मैंने ये टेंशन नहीं लिया कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो क्या होगा उसका, स्कूल जाने से ही बच्चे आगे नहीं बढ़ते। मीर अली साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया।
सरकारी स्कूलों से पढ़ के लोग आईएएस भी बने इस देश में, पत्रकार भी अभी हैं लोग। वो मैं ऐसी पीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ कि जो लोग बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो ओपी चौधरी जैसे एग्जाम्पल भी हैं, हिंदी मीडियम से पढ़कर जिन्होंने आईएएस क्रैक किया, छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस बने। तो हमारे बीच में अभी युवा उदाहरण है, अभी गरियाबंद के जो एसपी हैं भोजराम पटेल जी, वो भी रायगढ़ से ही आए हैं। वो भी बहुत ऐसे, उनका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि आप सुन के कई लोगों को आश्चर्य होगा। तो जब ऐसे बैकग्राउंड से आके आईएएस आईपीएस बना जा सकता है, हिंदी मीडियम से पढ़कर बना जा सकता है, छोटे से गांव से निकलकर बना जा सकता है, तो हम क्यों नहीं बना पा रहे अपने बच्चों को? क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और हमारे अंदर जो कि आत्मविश्वास की कमी है, और वही हम अपने बच्चों को में भी घटा देते हैं। उसको भी, उसमें भी आत्मविश्वास पैदा करने की बजाय उसका आत्मविश्वास जो है वो घटा देते हैं। पूरी आप देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का, कॉलेज का, आप पढ़ाते हैं बच्चों को 12वीं तक स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद 3 साल 5 साल जो भी आगे की पढ़ाई फर्दर, आप पूरा पढ़ाने के बाद कोशिश करते हैं कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, उसके बाद आप प्रयास करते हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि उसकी पूरी स्कूली पढ़ाई के दौरान, उसकी पूरी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आप उसका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। उसकी स्कूली पढ़ाई में आप क्या करते हैं? अच्छे परसेंटेज नहीं आ रहे, तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रही, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारा पोस्चर अच्छा नहीं है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम अच्छे वक्ता नहीं हो, और तुम घबराते क्यों नहीं हो? अरे तुमने स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया, अरे तुम तो नाच में भाग नहीं ले रहे हो, तुम तो खेल में पिछड़े हो। तो ये बोल बोल के हम उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, और जब वो दुनिया से लड़ने की जब उसकी स्टेज आती है, उसका फेज आता है, तो हम बोलते हैं आत्मविश्वास रखो, सब कुछ संभव है। तो जब हमको पता है कि पहली सीढ़ी है आत्मविश्वास, शिक्षा हासिल कर अगर बच्चा कर रहा है, तो उसमें अगर आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, उसका आत्मविश्वास घट रहा है, तो शिक्षा उसके लिए उचित शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई पढ़ने से, डिग्री हासिल करने से, परसेंटेज हासिल करने से जीवन की सफलता नहीं मिलती। हमको इस बात को समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम स्कूलों पर डिपेंड भी रहेंगे, हम लड़ते भी रहेंगे, और हम बच्चों को कुछ दे नहीं पाएंगे। हम छीन रहे हैं उनसे, उनका बचपन छीन रहे हैं, उनका आत्मविश्वास छीन रहे हैं, उनका व्यक्तित्व छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। हम उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं कर पा रहे। तो जरूरत इस बात की, और मुझे लगता है इस कोरोना काल ने हमको समय दिया है ये सोचने के लिए कि हम अपने बच्चों को समझें, उनकी क्वालिटीज को समझें, उनकी कमजोरियों को समझें, क्योंकि कई बच्चे छोटे हैं, वो खुद नहीं समझ पाएंगे, हमको समझना होगा। और जो बच्चे ऐसी उम्र में हैं कि वो खुद समझ सकते हैं कि उनमें क्या खूबी है, उनकी क्या कमजोरी है, दोनों चीजें, खूबी भी समझें, पता करें, कमजोरी भी पता करें। और जब दोनों चीजें अपनी पता होती हैं, तो हम खूबियों को और निखारते हैं, और कमजोरियों को भी हम मेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें सफलता मिलती है। आप कहाँ से आए हो ये बहुत मायने नहीं रखता। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरी बहुत पुरानी पीढ़ी की नहीं हूँ, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन हो, बहुत हाई फाई फीस भर के आप निकले हो तभी आपकी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके द्वारा आपको कहीं मौका मिल जाएगा इंटरव्यू देने का, आपको कहीं जाने का, लेकिन आपको जीवन में टिकाए रखेगी आपकी इंटरनल क्वालिटीज। तो आपको अपनी इंटरनल क्वालिटीज को बढ़ाना है। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, तो ये महत्वपूर्ण है दिनेश जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपने काफी अच्छी बातें कही, और शायद आपने मूलभूत जो होनी चाहिए अभिभावकों को, जो जरूरत होनी चाहिए बच्चों को संस्कार देने की, वो बातें आपने रखी, जो कि शायद दर्शक सुन रहे होंगे और उनको इससे समझ में भी आएगा कि हम खाली स्कूलों के ऊपर डिपेंड ना हो। हमारा भी फर्ज बनता है हम बच्चों को अपने घर से ही संस्कार दें। और इसी बात को मैं लेते हुए अपने मीर सर से बात करना चाहूंगा कि मीर सर, आप कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं और अभिभावक भी हैं। आप तीनों दृष्टि से आप देख रहे हैं कि बच्चों को हमको संस्कार देना है, तो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर पाया है, और आपको क्या पुराना जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगता था वो अच्छा है, कि आज की डेट में जो हो रहा है उसमें हमको क्या बदलाव लाना चाहिए? जी मीर सर। बिल्कुल, मैं तो अब जब पिछली यादों में जब दौड़ लगाता हूँ, तो जब देखता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग पहाड़ा, पौवा, अद्धा पौना, इमला और मनगणित जैसे विषय को लेकर के हमारे टीचर क्लास में आते थे, और जैसे हम क्लास में पहुंचते थे, सारी सिलेट पट्टी प्राइमरी स्कूल में टीचर के टेबल में रखते थे। जो नकल लिख के लाए थे उनकी जांच होती थी, शुद्धाशुद्ध की चेकिंग होती थी, कविताओं को कंठस्थ कराया जाता था। उससे क्या है, मेमोरी पावर जो है वो डेवलप हो जाता था। और प्रतिदिन खेल कूद का ऐसा आयोजन करते थे, छोटी छोटी खेलों को लेकर के हमारे शिक्षक जो हैं,
और खासकर मैं देखा जो भी प्रधान पाठक या प्राचार्य जिन जिन स्कूलों में मैं पढ़ा, 7 जगह मेरी पढ़ाई हुई, वहां मेरे को एक अनूठा अनुभव हुआ कि जो संस्था प्रमुख हैं वो खुद क्लास में आकर के बच्चों को पढ़ाते थे। सब्जेक्ट टीचर तो हुआ नहीं करते थे, एक टीचर मैंने पूरी प्राइमरी को पढ़ाना जी। उसके बाद समय निकाल के प्रधान पाठक जब क्लास में आकर के मॉनिटरिंग करते थे, किसी विषय को पढ़ाते थे, तो उससे एक नया अनुभव होता था। टीचर बाजू में खड़े रहते थे। हमारे एक टीचर थे रुद्रमणि देवांगन कवर्धा के, वो बाएं हाथ से बिना देखे ब्लैक बोर्ड में नक्शा बना करके पढ़ाते थे, इतना उनको अभ्यास था। उसके बाद जब मैं मिडिल स्कूल पहुंचा तो भारत सिंह साहू गुरुजी मिले बरोंडा, राजीव बरोंडा में, वो भी बिल्कुल बच्चों के हाथ में चाक दे देते थे और पीछे बैठ के गाइड करते थे कि तुमको क्लास में किस प्रकार से गणित को हल करना है। सारी चीजों को मैंने इतनी मेहनत करते थे। और हमारे जो प्राचार्य राजीव में जब आया तो वहाँ ऐसे सरदेशमुख वो प्राचार्य थे, वो अंग्रेजी पढ़ाने आते थे। मैंने क्लास में जाकर के संस्था प्रमुख यदि अपने बच्चों की प्रोग्रेस को देखे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारे टीचर जो है आसपास ही रहते थे। आज तो मैं देख रहा हूँ सरकारी स्कूल के शिक्षक रहते हैं भिलाई में पढ़ाने जाते हैं, रानी परतेवा पढ़ाने जा रहे हैं बलौदा बाजार, तो आधा समय तो उनके आने जाने में लग जाता है। और पहले स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती थी, अब तो बस और मोटर के हार्न में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ऐसा आभास मैंने अपने जीवन में देखा है। समय जो है इतनी लंबी दूरी को तय करने में लग जाता है तो उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं शासन से ये अपेक्षा रखता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनकी पोस्टिंग उनके घर के आसपास के स्कूलों में की जाए। छत्तीसगढ़ में इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि अब अपने गांव के आसपास भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बच्चे एसी रूम में रहते हैं अपने घर में, जिस बस में जाते हैं उसमें एसी है, जिस स्कूल में घुसते हैं तो घुसते साथ उनको एसी की सुविधा मिल जाती है। तो ऐसे स्कूल भी हैं और ऐसे स्कूल के टीचर बहुत नजदीक स्कूल के आसपास रहकर ही फुल टाइम बच्चों को अपनी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए पहुंच बनाए रखते हैं। तो ऐसी व्यवस्था शासकीय स्कूलों में भी हो। और रही बात फीस की, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का तो एक फैशन चल पड़ा है। पता नहीं, एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन किस प्रकार से वो व्यवस्था करके अपने बच्चे को उस सिस्टम में पढ़ाने का प्रयास करता है। सिस्टम में बुराई नहीं है, लेकिन हम देखा सीखी ना करें। मेरे सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और मैंने अपने बच्चों को आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली तक भेजा और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के बच्चे, 2 लड़कियां मेरी शासकीय नौकरी में हैं और बाकी बच्चे आजकल जो नेट का जमाना है तो घर बैठे बहुत सारे काम को करके लोगों के बीच अपनी पहुंच बना रहे हैं। माने शिक्षा जो है गांव में रहकर भी हम बच्चों को अच्छे शिक्षित कर सकते हैं। मेरी बच्चियां जो है यहाँ रायपुर में दुधाधारी मंदिर मठ का जो स्कूल कॉलेज है वहां से भी सेवाएं लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास की। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि शासकीय स्कूल के जो टीचर हैं वो यदि फुल टाइम अपनी सेवाएं देकर के सारा गांव जैसे स्कूल से मेरे बच्चों में जिस प्रकार से उनको प्रतिभा संपन्न बनाया गया है, मैं उन शिक्षकों का भी ऋणी हूँ। वहाँ के प्राचार्य आर.के. वर्मा जी को मैं हमेशा याद करता हूँ, किस प्रकार से वो स्कूल के पूरे कार्यक्रम को अपने नोटबुक में लेकर आते थे और जब तक स्कूल में है 10:30 से 5:30 तक टू द पॉइंट पूरी व्यवस्था रहती थी। और कोई टीचर नहीं आए हैं तो एंगेजमेंट की रजिस्टर नहीं लगती। मेरे को बुलाते थे, बोले मीर साहब आप कौन सी क्लास में जाएंगे, तो मैं चॉइस करता था। एक क्लास में मैं जाता था, एक क्लास में हमारे प्राचार्य जाते थे। तो बच्चों के बीच पहुंचकर हम उनकी कमजोरियों को समझते थे और उन कमजोरियों को साझा करते थे प्राचार्य के साथ। फिर हमारे प्राचार्य जो हैं उन सब्जेक्ट टीचर को बुला करके गाइड करते थे, यहाँ पर इस पॉइंट को आप इस क्लास में इस ढंग से डेवलप करें ताकि आने वाला समय जो है वो बच्चा जीवन भर आपको याद करे और उस सिस्टम में चल करके
अच्छे अच्छे पोस्ट में भी वो पहुंचेंगे तो यादगार क्षण उनके जीवन में हमेशा रहेगा। और जिस समय मैं सहारा गांव में ज्वाइन किया 1983 में, तो एक पौधा लगाया था। आज उस नीम के पौधे को पेड़ बना हुआ मैं देखता हूँ, जब जाता हूँ कभी उस तरफ, तो मुझे एक अजीब सा अनुभव होता है कि वाकई में आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हम जिस गांव में रह करके एक छोटा सा पौधा रोपित किए थे, आज उसकी हरियाली में हमारे बच्चे बैठकर कुछ समय गुजारते हैं। तो इस प्रकार की भावनात्मक लगाव भी हमको अपनी संस्था के प्रति होनी चाहिए। यही मेरा सब लोगों से निवेदन है कि विद्यालयीन सेवा के साथ साथ आप समर्पण की भावना भी रखें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी एक दूसरे को देखकर अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास ना करें। जी जी सर, काफी अच्छी बातें आपने बताई, अपने बचपन की बातें बताई, शिक्षण सत्र की बातें बताई, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन के काल में आ गया हूँ। मुझे भी वो नीम के पेड़ और जो खेलना, स्कूल, सरकारी स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, हम वहां पे जो खेलते थे, इमली तोड़ते थे। शायद मैं अभी कुछ दिन पहले प्रियंका दीदी की फोटोग्राफ भी देखा हूँ सोशल मीडिया में, इमली तोड़ते हुए और बेल तोड़ते हुए। ये सब शायद बचपन के स्कूली जीवन की ही यादें थी। यदि वो आज कर रही हैं तो वो बचपन को याद कर रही हैं कि हमने बचपन में स्कूली जीवन में ये सब किया है। और बहुत अच्छा लगता है, इतना आत्मीयता से वो सब चीज, मतलब वो फोटोग्राफ से हमको अपने बचपन की चीज याद आती है, बचपन के स्कूल कॉलेज याद आते हैं, जिसमें हमको सही में शिक्षा मिला करती थी। आज के जैसे स्कूल है नहीं, जहां सिर्फ बिजनेस व्यापार हो गया है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, सिर्फ फीस आ जाना चाहिए, फीस कटा रहे। पहले शिक्षक लोग बच्चों पे ध्यान देते थे कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, बीमार है तो पालकों से बात करते थे। उस समय टेलीफोन और मोबाइल नहीं हुआ करता था, घर आते थे, शिक्षक घर तक पहुंच जाते थे कि आज बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। मतलब वो सब चीज मेरे पापा तक, तो मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो थाने में शिकायत चली जाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत डर की बात, मैं उस दिन घर से गायब रहता था दिन भर। यदि स्कूल में एक आध क्लास मिस कर दिया हूँ बचपन में, वैसे तो हम करते नहीं थे, पर कभी किसी कारण से किए तो हमको दिन भर डर रहता था कि आज पापा पास गुरुजी आ गए होंगे और बता दिए होंगे थाने में शिकायत, मतलब आप समझ सकते हो थाने में शिकायत पहुंच गई है। तो हम दिन भर गायब रहते थे। मतलब वो सब, पर यह है कि सीखने को मिलता था। हमारे टीचर आज भी हम आज भी उनको श्रद्धा से देखते हैं। आजकल के स्टूडेंट अपने गुरुओं को उतनी श्रद्धा से नहीं देखते जो आज हम, जसमीर सर अपने शिक्षकों का नाम तक याद रख के आज भी उनको श्रद्धा से इस शिक्षा की बातें कार्यक्रम बता रहे हैं। तो दीदी, मैं आपसे, अभी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो पवन ताम्रकर जी हैं, कुछ अपनी बातें बता रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे विचार पूछना चाहूंगा। पवन ताम्रकर जी कह रहे हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ट्यूशन फीस जमा करना है, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभिभावक असमंजस में है, क्योंकि निजी स्कूल की फीस काफी वर्षों से अनुमोदित नहीं है और स्कूल जिन सुविधाओं का पैसा वसूलते हैं, जो सुविधाएं नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें, सुझाव दीजिए। तो इसमें दीदी आपसे, प्रियंका दीदी आपसे मैं विचार जानना चाहूंगा कि पवन ताम्रकर जी के इस बातों में आप अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल फीस का मतलब है कि स्कूल की बेसिक फीस। स्कूल जो पैसे वसूलते हैं वो दुनिया भर की चीजों के नाम पे वसूलते हैं, सुविधाओं के नाम पे, जिसका उल्लेख आपने भी किया। तो अगर कोरोना काल की ये बात है तो हमको वो सुविधाओं का पैसा भरने के लिए हम बाध्य नहीं है, जो सुविधाएं हमें नहीं मिली। जो ट्यूशन फी है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो ट्यूशन फी चार्ज कर सकते हैं, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कितनी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, ये दूसरा विषय। लेकिन चूंकि वो ट्यूशन दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, उसकी फी आपको भरना पड़ेगी। तो उसके लिए जरूर अभिभावक बाध्य है, लेकिन जो दूसरी सुविधाएं हैं उसका बिल्कुल विरोध किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर उनके खेल एक्टिविटीज में भाग ही नहीं लिया आपने तो किस बात की फीस देंगे। और भी वो कैरिकुलम एक्टिविटीज के नाम पे बहुत सारा पैसा लेता है स्कूल, और कुल मिला के एक मोटा सा वो फीस आपसे वसूलता है। तो जो ट्यूशन फीस होती है, आप ध्यान देंगे तो बहुत कम होती है। दूसरी चीजों के जो बोझ है वो ज्यादा लाभ देते हैं निजी स्कूल, तो आप दूसरी चीजें देने के लिए बात नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ताम्रकार जी को जवाब मिल गया होगा। और भी मुझे लगता है और विस्तार से जानना चाहेंगे तो हम आगे भी इस पे बात कर सकेंगे, लेकिन इसका एक सबसे एक लाइन का उत्तर यही है कि आप ट्यूशन फीस तो आपको भरनी पड़ेगी चूंकि इस तरह का विषय आ रहा है, लेकिन बाकी फीस के, बाकी जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए जो चार्ज कर रहे हैं वो उसके लिए आप बाध्य नहीं है। दिनेश जी। जी प्रियंका जी, इसमें मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि स्कूल वाले जो हैं वो खाली ट्यूशन फीस वसूल नहीं कर रहे हैं। ट्यूशन फीस के नाम पे उन्होंने
कंप्यूटर लैब फीस, स्पोर्ट्स फीस, सभी को मर्ज करते हुए ट्यूशन फीस बहुत बढ़ा रहे हैं और मनमानी ढंग से वसूल कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस, जिसके लिए अभिभावक, डीओ ऑफिस, कलेक्टर, सरकार तक सब तरफ एक लेटर दे भी चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, शिकायत पहुंचा चुके हैं, पर सरकार भी इसमें आज कुछ नहीं कर रही है। आप देख सकते होंगे दिनेश जी, तो ये हम देख सकते हैं पिछले साल से कंपेयर करते हुए कि पिछले साल ट्यूशन फीस कितनी थी जी। अगर उसको बढ़ाया गया है तो आप बिल्कुल उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, एक पेंडेमिक महामारी का संकट है, इसमें चूंकि मैं इसमें एक मिनट, आपने कहा कि बाकी शुल्क उसमें मर्ज कर दिए और उसी को भारी भरकम कर दिया है, जी, ये हम किसी आधार पे कह रहे हैं? तो हम उसको पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें मैं आधार के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है, जब से निजी स्कूल वालों के खिलाफ थोड़ा सा अभिभावक जागे हैं, तो इन्होंने पहले इनका बाइफरकेशन होता था हर चीज का, शिक्षा शुल्क अलग होता था, कंप्यूटर शुल्क अलग होता, सब चीज। अभी ये 2-3 सालों से ये क्या किए हैं कि इन्होंने सभी फीस को मर्ज करते हुए शिक्षा शुल्क 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, और यही बातें को हाई कोर्ट में ले जाके इन्होंने जज को भी गुमराह किया है कि हमको सिर्फ शिक्षा शुल्क लेने की मोहलत दी जाए, क्योंकि उनको पता है कि हमने तो पहले ही मर्ज किया हुआ है, सभी शुल्क हम एक साथ वसूल करते थे शिक्षा शुल्क के नाम पे। और आज भी हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि आप बाइफरकेशन कीजिए, आप हमको बताइए शिक्षा शुल्क क्या है, वो नहीं बता रहे हैं। वो बोलते हैं पिछले साल जो है वही इस साल भी चलेगा, जबकि उसे पूरा मर्ज किया हुआ। मेरे पास इसका बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन मुझे पता है कि पालक नहीं करेंगे, क्यों? अभी हमने मीनाली जी को बहुत अच्छे से विस्तार से सुना, उनकी बातों को अगर ढंग से सुना होगा और समझा होगा लोगों ने, तो मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। पर मुझे पता है कि वो उन्होंने तो बहुत विस्तार में बताया, मैं इसको सार में भी समेट के बता दूंगी तो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, महामारी का समय है, बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है ये तो विषय ही नहीं है, जिसकी पेरेंट्स ने साल भर चिंता की, जबकि नहीं करना चाहिए थी। इसका सबसे अच्छा विषय, इसका हल है, ऐसे स्कूलों को सबक सिखाना चाहिए। अब कैसे सिखाएंगे आप, क्योंकि सरकार को आपने दे दिया आवेदन, सरकार कोई उसमें एक्शन नहीं ले रही है, सबके कान बंद है, जू भी नहीं रेंग रही और नहीं रेंगेंगी। मैं तो आपको यहाँ बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, मैं एक बात कह रही हूँ। तो आप माफी चाहती हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। तो मेरा ये कहना है, ऐसे स्कूलों से बच्चों को बाहर निकालिए। यही स्कूल आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे। ये जो गलतफहमी पालकों ने पाल रखी है, पेरेंट्स ने, इसी गलतफहमी ने इनको सिर चढ़ाया है, इन स्कूल वालों का सिर खराब कर दिया है, भेजा खराब कर दिया है, अगर मैं उसको और भी शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करूं। हम क्यों उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, जब हमने देख लिया है कि महामारी के समय जहां उनको फीस माफ करनी थी, कम से कम आधी कर देनी थी, अपनी कम से कम नियत साफ करके केवल ट्यूशन फीस वसूलनी थी, उनका कोई खर्च तो नहीं हो रहा ना। लेकिन नहीं, वो नहीं मानने को तैयार है। लेकिन हमें उसी स्कूल में पढ़ाना है, तो हमें उसी स्कूल में क्यों पढ़ाना है? क्या कोई गारंटी है कि इस स्कूल में पढ़ के बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जो बनना चाहते हैं वो बन जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। अच्छे स्कूलों में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी बच्चे पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं। आज बेरोजगारी का रेट देख रहे हैं आप देश में क्या है? आज आत्महत्या का रेट देख रहे हैं आप क्या है? युवा सुसाइड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। आप देखो, परिवार सहित कितने भी हमने किससे सुने आत्महत्या कर ली, बीवी बच्चे, पति फांसी पे लटक गए, जहर खा लिया। ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए, हम चिंतन मंथन नहीं करना चाहते, हम बचना चाहते हैं, हम दुखों पे चिंतन मंथन नहीं करना चाहते। हमें सारे विकल्पों पे, सब चीजों पे बात करनी होगी, सोचना होगा। हम दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? हमारे पास तो हल है ना। आप बच्चों को डालिए ना सरकारी स्कूल में और आप वहां देखिए कि बच्चे की पढ़ाई ठीक कैसे नहीं होती। आप प्रिंसिपल को पकड़िए, टीचर्स को पकड़िए, आप मॉनिटरिंग कीजिए बच्चे की अपने। ऐसा नहीं। और मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा खत्म कर दूंगी। कई जगह दिक्कत उनके साथ हो सकती है जो माँ बाप बेचारे बिल्कुल ही अनपढ़ है, जो सक्षम ही नहीं है अपने बच्चे को गाइड करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत मैक्सिमम रेट ऐसा नहीं है। और जहां है भी तो इतनी समझ तो रखते हैं। विवेक तो ईश्वर ने सबको दिया है। बुद्धि और विवेक का लिखा पढ़ी वाली शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं है दिनेश जी। पर हमने अपनी बुद्धि और विवेक को कहीं बंद कर दिया है किसी ताले में। हम उसकी पे बात नहीं करते ना, बच्चों में जागृत कर रहे हैं बुद्धि विवेक, अपना भी हमने कहीं ताले में बंद कर रखा है। मेरे को एक मीनाली जी की बात बहुत अच्छी लगी कि ये बिल्कुल होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पूरे देश में लागू होना चाहिए कि जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल्स के, उनका स्कूल उनके घर के आसपास ही कहीं दिया जाए। और एक चीज और होनी चाहिए, इसका अभियान अपन चला सकते हैं सारे लोग मिलकर। आप तो पहल कर ही रहे हैं, आपकी तो काबिले तारीफ पहले, कि अब वो वक्त आ गया है। इस कोरोना ने हमको सिखाया है, इस महामारी के काल ने हमको सिखाया है कि सरकारों को हम इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि वो स्कूल की फीस भी तय करें।
बिल्कुल। इस स्कूल की इतनी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो स्केल हो, कहीं तो रुके, कहीं तो जी तय हो कि यहीं तक आना है, लेना है। जी मनमाना क्यों मनमाना? इसको उद्योग क्यों बनाया हुआ है? और जी सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं इतना अच्छा किया जाता? सारे संसाधन है, बेस्ट टीचर है। मैं बात खत्म करूंगी इतनी सी बात बोल के कि आप देखिए, दो तरह के सरकारी स्कूल है ना इस देश में। एक केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, और एक होते हैं राज्य सरकार के। आप देखिए दोनों की पढ़ाई का, दोनों के स्टैंडर्ड का, टीचर्स का देखिए अंतर कितना है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के लिए तरसते हैं लोग, और जी ऐसे नहीं तरसते। वहां की पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड है, जी वहां बच्चा पढ़ के कुछ बन जाएगा इसकी श्योरिटी है। जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वहां के बच्चों की कमांड होती है। वो अधकचरे बच्चे नहीं होते। ये जी हम भेज देते हैं स्कूलों में, बच्चा अधकचरा हो जाता है, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, तब भी हम वही पढ़ाना चाहते हैं। और फीस भी हम दे रहे हैं, जुल्म सितम भी हम सहन कर रहे हैं। हम सहन कर रहे हैं ना, तभी तो सितम हो रहा है ना हम पे। हम क्यों नहीं जी प्रतिकार कर रहे हैं? हम क्यों सोचते कोई आए और हमें बचाए इस जुल्म से? हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे स्कूलों को? तो सरकारों पे दबाव बनाइए, बच्चों को सरकारी स्कूल भेजिए, और सरकारों पे दबाव बनाओ कि जब केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, उस सिस्टम को राज्य सरकार अडॉप्ट क्यों नहीं करती है? जी ये हमारे पास एग्जाम्पल है ना सरकारी स्कूलों का। हम क्यों जी नहीं उस पे ध्यान दे रहे हैं? हमारा फोकस तो ये होना चाहिए, छोड़िए फीस कम कराने का अभियान। हमको तो अभियान चलाना चाहिए, बच्चों को डालिए सरकारी स्कूल में, और राज्य सरकारों को हम ये प्रेशराइज करें कि केंद्र सरकार के मॉडल को लागू कीजिए आप। जी जी वही वैसी टीचर है, सब कुछ वैसा हो सकता है। जी बिल्कुल। पवन ताम्रकर जी, आपके इस उसके कहने का कारण उन्होंने कहा है कि आपका कहना सही है प्रियंका जी, शासकीय स्कूलों के में बच्चों को पढ़ाकर वहां निगरानी की जाए। आपका समर्थन करते हुए बात उन्होंने मैसेज के द्वारा लिखा है। और इसमें बस अब समय तो ज्यादा हो रहा है, आप लोगों का अमूल्य समय मैं ज्यादा ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा बात खत्म करने के पूर्व, आप लोग जिस चीज में फेमस हैं, मीर सर तो कवि हैं और आप काफी अच्छी कहानी कहते हैं, तो इस शिक्षा से संबंधित मैं आपके मुख से शुरुआत करना चाहूंगा कि आप एक आध कोई अपनी कहानी बता दीजिए, छोटी सी कहानी। तो मैं अपनी कहानी की किताब ले लूं हाथ में, तो मैं पढ़ के सुना पाऊंगी आपको। जी ले एक मिनट लीजिए। लगेगा, आप अगर आज्ञा दे तो मैं उठा लूं, नीचे रखिए इधर साइड में। जी जी ले लीजिए। काफी अच्छी कहानियां होती हैं, मनमोहक कहानियां और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानियां होती है प्रियंका दी का। वैसे आप इनके सोशल साइट में, फेसबुक में और यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं। इनका पुस्तक का विमोचन भी अभी कुछ महीने पहले विधानसभा में हुआ है और देश विदेश में फेमस हो रही है कहानियां। तो मैं चाह रहा हूं इनके मुख से ही एक शिक्षा से संबंधित जो बच्चों को प्रेरित करे, वैसी कोई एक कहानी इनके मुख से हम इस शिक्षा के बातें कार्यक्रम से में सुनना चाहेंगे। और इसके बाद फिर हम अपने कवि सर से उनकी कुछ अच्छी कविताएं सुनना चाहेंगे, पर ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, जितना आप लोग उचित समझे उतना सुना दीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, चूंकि विषय तो शिक्षा का ही है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो समाज से भी जुड़ी हो और शिक्षा से भी जुड़ी हो। मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं जल्दी से पढ़ दूं, क्योंकि बहुत छोटी भी नहीं कहानी, पर बहुत बड़ी भी नहीं है। जी जी जी। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रेंड है कि हमको निजी स्कूल में पढ़ाना है, हमको महंगे स्कूल में पढ़ाना है, हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। हम ट्रेंड का शिकार हैं, जो चलन में है ना उसको हम फॉलो करते हैं, हम भेड़ बकरी हैं। क्योंकि विवेक तो बुद्धि विवेक हमको जो ईश्वर ने दिया है, स्पेशली मनुष्य को ही दिया है ना, जानवरों को पशुओं को तो नहीं दिया। हमारे में पशुओं में यही अंतर है कि मनुष्यों के पास विवेक है, और हमने अपने विवेक को ताले में बंद कर दिया। हमको भेड़ चाल में चलने की आदत हो गई है, और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। सिर्फ इस विषय की नहीं, आप जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कुछ अलग हटके करने का सोचिए, और हमें करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई करने नहीं आएगा, ये भी हमको अपने दिमाग में स्पष्ट रखना होगा। ऐसी कहानी मैंने लिखी थी, इसमें शिक्षा का महत्व भी है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है जीवन में, लेकिन वो शिक्षा जो हमारे स्तर को ऊपर उठा रही हो, हमें समाज में सम्माननीय बना रही हो, जिससे हम कुछ प्राप्त कर रहे हो। डिग्री नहीं, डिग्री कोई प्राप्ति नहीं, वो तो सबको मिलती है, कोई फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड डिवीजन। एक कहानी मैंने लिखी थी इसमें कि सुबह तो होनी ही थी, इसका टाइटल था। और ये कहानी मीर सर भी सुन रहे हैं। ये कहानी जो थर्ड जेंडर पर्सन होते हैं उन पर कहानी आधारित है। कि वो भी, मैंने कहा हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड सेटर नहीं बनते, हम फॉलोअर हैं। हम फॉलो करने की हमारी आदत हो गई, नेताओं को फॉलो करते हैं कार्यकर्ता बन के, ऐसे हम सबको फॉलो करते हैं। हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं फैशन के लिए, अपना हम कुछ नहीं विकसित करना चाहते।
जी तो ऐसे आपके घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो ना स्त्री है ना पुरुष है, ना लड़का है ना लड़की है, वो तृतीय लिंग का है। अगर वो इसको भिजड़ा, छक्का, पता नहीं बहुत गंदे गंदे नामों से पुकारते हैं, तो थर्ड जेंडर उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, थर्ड जेंडर पर्सन, तृतीय लिंग का बच्चा पैदा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है ये क्या हो गया, हम अपने अपने भाग्य को कोसते हैं। और यही कारण है कि उन बच्चों को दे दिया जाता है और वो बच्चे बहुत दयनीय नारकीय जीवन जीते हैं। हम अपना पैदा किया हुआ बच्चा भी अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम समाज से इतना डर रहे हैं। हमने समाज के उसी ट्रेंड को फॉलो किया है कि ऐसा बच्चा है तो नाली में फेंक दो। तो उसी की छोटी सी कहानी फटाफट सुनाती हूँ। उसका टाइटल है सुबह तो होनी ही थी। आज सुबह से ही फोन की घंटियां घनघना रही थी। मालती कभी मोबाइल पर तो कभी लैंडलाइन फोन पर मिल रही बधाइयों को स्वीकार कर रही थी। हर कोई खुश था, वो भी क्यों ना। कंचन पहले ही प्रयास में आईपीएस बन गई थी। मेहनत भी खूब की थी कंचन ने। पिछले 5 वर्षों में कोई त्योहार ढंग से नहीं मनाया था, कभी पिकनिक पर नहीं गई, कोई पार्टी, कोई मस्ती नहीं। बस अपने लक्ष्य को पूरा करने की जिद, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का जुनून। कंचन के इस जुनून को मालती तो पिछले 25 सालों से जीती आई है। फिर मालती पुरानी यादों में डूब गई। मैं इसका सार सुनाती हूँ, पूरी तो बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा। मालती पुरानी यादों में डूब गई और मालती ये सोच रही है, जब कंचन पैदा हुई थी तो जैसी कंचन पैदा हुई तो डॉक्टर ने आके बोला कि बच्चा ना लड़का है ना लड़की। और जब ये उसके पति ने सुना, रमेश ने, तो वो हक्का बक्का रह गया। तो उसको लगा रहे बच्चा तो तृतीय लिंग का पैदा हो गया, बस कोहराम सा मच गया। पर मालती तो माँ थी, वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, बहुत सारा प्यार करना चाहती थी। पर रमेश ने ऐलान कर दिया कि बच्चे को कोई भी गोद में नहीं लेगा। सुबह शबनम किन्नर आएंगी और वो इस बच्चे को ले जाएगी। और मालती अभी तक तो सहन कर रही थी सबके हाय कलाप को, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बच्चे को शबनम किन्नर ले जाएगी तो उसने प्रतिरोध किया और वो चिल्ला के ये बोली कि मेरा बच्चा मैं पालूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी, चाहे ये थर्ड जेंडर ही क्यों नहीं, इसको मैं पालूंगी। उसने वहां प्रतिकार भी किया और फिर उसने उस बच्चे को पाला। ये कहानी का सार है। उसने उस बच्चे को पाला, पति के विरोध के बावजूद पाला, परिवार के विरोध के बावजूद पाला, समाज के विरोध के बावजूद पाला। और अंततः रमेश ने भी इस बात का एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक ही तो कह रही है, बच्चा तो मेरा ही है ना, इसको मैं ही पालूंगा चाहे समाज कुछ भी कहे। फिर क्या हुआ, रमेश तो रहे नहीं और खूब मेहनत की मालती ने और कंचन को खूब पढ़ाया। और कंचन का स्कूली शिक्षा का और कॉलेज का दौर बड़ा नारकी रहा। मैं इसको पूरी नहीं पढ़ रही कहानी को, मैं सार में समझा दे रही हूँ। और वो वहां भी उसको छीटा कशी, उसको उल जलूल बातें, कोई दोस्त उसका बना नहीं, उसको ढंग से सम्मान मिला नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी, संघर्ष करके पढ़ती रही कंचन। और अंततः जब उसने यूपीएससी की एग्जाम दी तो वो आईपीएस में उसका सिलेक्शन हो गया। और जब वो आईपीएस बन गई तो पूरे समाज ने उसका एक्सेप्ट किया, सारे रिश्तेदार उसको बधाई दे रहे। और आज मालती इस बात को सोच रही है कि 25 साल पहले उसने किस तरह से इस चीज को फेस किया था और कैसे ये 25 साल उनके जीवन के गुजरे हैं। तो शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुंचाने की ताकत रखती है, बशर्ते हम उस जगह पहुंचने के योग्य बनाए स्वयं को। स्कूल बहुत अच्छा होगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, फैसिलिटीज बहुत अच्छी होगी, समाज हमारे साथ खड़ा होगा, ये जरूरी नहीं है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हमें अनुकूल बनाना होगा, हमें सहन शक्ति रखनी होगी, बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। और एक लाइन में बात खत्म करती हूँ कि चरण और आचरण हमेशा ध्यान रखिए। चरण और आचरण ये 2 महत्वपूर्ण चीज है अपने जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर है, आपको मस्जिद है, मंदिर है, इबादत करनी है, पूजा करनी है, तो चरण आपको वहां तक ले जाएंगे, चरण आपको ले जाएंगे। लेकिन उस जो वहां पे बैठी शक्ति जिसको भी आप मान रहे हैं, वहां तक आपको आपका आचरण लेके जाएगा। ये चरण आपको वहां तक नहीं ले जा सकते। अगर आप मंदिर मस्जिद पहुंच के भ्रम पाल रहे हैं कि हमने ईश्वर को पा लिया, उस खुदा को पा लिया, उस परमात्मा को पा लिया, तो ये हमारा भ्रम है। चरण हमें हमेशा हमें उस ईंटों के ढांचे तक लेके जाता है, लेकिन हमें उस तक ले जाने वाला कौन है, हमारा आचरण है। ऐसे हमें जीवन में कुछ बनना है, अपने बच्चों को कुछ बनाना है, उनका आचरण दुरुस्त कीजिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, उनको मॉरल पावर दीजिए। ठीक है, एबीसीडी तो रट ही लेगा, उसको तोता रटन मत बनाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण। जी, आपने काफी अच्छी अपनी कहानी सुनाई, जिसके लिए तालियां। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप चूंकि पत्रकार हैं, काफी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और स्थानीय संपादक भी हैं,
भास्कर न्यूज के, तो आप अपने भास्कर न्यूज का नंबर भी आप इस शिक्षा की बातें पे बता दीजिए, ताकि जो अभिभावक जो पीड़ित हों, जो आपसे संपर्क करना चाहें, आपके नंबरों के द्वारा आप लोगों तक संपर्क कर सकें, आप लोगों तक पहुंच सकें, ताकि आप लोगों के जरिए वो सरकार तक वो बात पहुंचाई जा सके। जी दीदी। तो नंबर नोट कर सकते हैं मेरा, जो भी सुन रहे हैं मुझे, और सीधे मुझसे बात की जा सकती है। चाहे आपको कोई विमर्श करना हो, कोई सलाह लेनी हो, या मेरी कोई मदद आपको चाहिए, और मुझे खुशी होगी मदद करने में। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9303144657। मैं रिपीट कर रही हूँ 9303144657, और निसंकोच मुझे लगाइए, और अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी दीदी, देखिए पवन ताम्रका जी आपके लिए लिखे हैं, बहुत ही शिक्षाप्रद बातें आपने कही हैं और आपके समर्थन में, और उन्होंने एक और संदेश भेजा है कि शिक्षा में ताकत है, शिक्षा की ताकत है ये। मतलब आप लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और आपकी बातें सुनी भी जाती हैं, क्योंकि आप लोग दिनेश जी, मैं एक चीज आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं अपने लिए भी बता दूं कि मैं भी बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के नहीं आई हूँ। ना मेरा स्कूल बहुत नामी गिरामी रहा है, ना ही मेरा कॉलेज। लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने में कभी भी, यकीन मानिए, 1% भी दिक्कत नहीं हुई, कभी महसूस नहीं, आज भी नहीं होती। आज हम जिस जमाने में काम कर रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा का जमाना है ना, लेकिन आप अंदर से मजबूत बना लेते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत कभी भी नहीं आती। ईमानदार रहिए, अंदर बाहर स्वच्छ रखिए चरित्र को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीजें नगण्य नहीं उसके। आप तो पत्रकारिता क्षेत्र में, मतलब आपकी एक फोटो देखा था, उसमें मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप बुलेट वाली पत्रकार हैं। जो बुलेट गाड़ी सबसे दमदार होती है, तो दमदार पत्रकारिता के क्षेत्र में आप हैं, तो शायद आप बुलेट वाली पत्रकार हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। और मेरी पहली गाड़ी यामा रही है। मुझे नई दुनिया ज्वाइन करना था आज से 17-18 साल पहले, और जब मुझे कहा कल से आ जाइए मीर सर, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, रिपोर्टिंग तो बिना गाड़ी के होगी नहीं। घर में एक यामा पड़ी थी पुरानी, तो मेरे भाई ने कहा चलो यामा सीख सकती हो। मैंने कहा सिखा दो, मुझे तो कल ज्वाइन करना है। आज दिन भर में मैंने सीखी, उसको पूरा शहर घुमाया यामा में बैठा के, और मैंने उस यामा से पहले रिपोर्टिंग की। तो ये कॉन्फिडेंस है, इसी को कहते हैं आत्मविश्वास। घबराइए मत, लड़िए और बढ़िए। बिल्कुल। तो आप चूंकि शासकीय स्कूल में पढ़ के भी आप इतना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा है, और आप काफी। मैं शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ी दिनेश जी, लेकिन मैंने कहा मैं किसी नामी स्कूल में नहीं पढ़ी, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन बहुत नामी नहीं था, बहुत महंगा नहीं था, बहुत संसाधन नहीं थे। होता ना ऐसे गली मोहल्ले का काम सा स्कूल, वैसे स्कूल। जी हाँ, उस समय वैसे भी प्राइवेट स्कूल कम हुआ करते थे, शासकीय स्कूल ही ज्यादा होती थी, तो प्राइवेट स्कूल तो उस समय शुरुआत हो रही थी। वो नामी गिरामी तो होना भी दूर की बात है, क्योंकि पहले शासकीय स्कूल ही नामी गिरामी हुआ करती थी। तो अब मैं मीर सर के पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, समय ले लिया हूँ आप लोग ज्यादा मैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि बातें शायद खत्म करने की हम लोग की मंशा ही नहीं हो रही है। तो मैं मीर सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि सर कोई अच्छी कविता आप दर्शकों के लिए, अभिभावकों के लिए, और प्रियंका दीदी और मेरे लिए, सभी के लिए, स्टूडेंट के साथ में हम सभी को कुछ सुना के अनुग्रहित करें। बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। अच्छी कविता, अच्छी मतलब आपको जो अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी है। जहां से प्रियंका कौशल ने अपनी बात समाप्त की जी, हम भी मोटिवेट होते हैं, कुछ पंक्तियां हमें मिल जाती हैं। तो मैं प्रियंका की जो बात है वहां से शुरू करूं कि वो कौन है जो वक्त की बाहों में नहीं है, वो कौन है जो वक्त की बाहों में नहीं है, हालात व मुकद्दर की पनाहों में नहीं है, और मंजिल की तरफ बढ़ने से जो रोक दे मुझे, ऐसा कोई पत्थर मेरी राहों में नहीं है। वाह वाह वाह। ये बात प्रियंका कौशल को देख के मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, ये हमारी उपलब्धि है। मैं अपने जीवन काल में प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेता, नाटक में भाग लेता रहा, दौड़ कूद खेल, स्काउट, एनसीसी, सारी चीज़ों में। स्कूल 11 का मैं कैप्टन रहा, खेलकूद में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी रहा। सारी चीज़ों को आज मैं निचोड़ देखता हूँ, और जिस कविता ने मेरी दिशा बदल दी, वो कविता में अभी याद मेरे को आ गया, तो मैं बताऊं आपको। 1962 में जब चीन आक्रमण किया था, हम लोग डब्बा लेकर के बसों में फिर के चंदा वसूल करते थे।
कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। जी जी। जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। वाह क्या बात है। और एक हमारे मिश्रा सर ने एक भजन बताया था कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो प्रभु, पार लगा दो नावरिया। बताइए, प्राइमरी एजुकेशन में जब मैं रहता हूँ तो वहां मिश्रा सर मेरे को ये भजन गवाते हैं, तो उस समय देखो धार्मिक रूप से हम किस प्रकार जुड़े हुए थे जी। कि कल में लगाई जाती हैं फूलों के वास्ते, कल में लगाई जाती हैं फूलों के वास्ते, ज़मज़म से सींचता है कोई गंगो जमन से, ज़मज़म से सींचता है कोई गंगो जमन से। और वर्तमान परिदृश्य देखें कि मंदिरों में घंटियां, मस्जिदों में अज़ाने, मंदिरों में घंटियां, मस्जिदों में अज़ाने, कलीसिया की गूंज कहीं, गुरुवाणी की सदाएं, मेरे गुलशन की शान है। ये भारत एक ऐसा गुलशन है, यही हमारी शान है। और देखें, अंतिम ये 4 लाइन पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, और घुंघरुओं की सांस को सहेज ना बटोर कर, खनक छनक की रागिनी प्यास को भिगो रही, खनक छनक की रागिनी प्यास को भिगो रही। आज के कार्यक्रम में मैं वैसे मूलतः मैं छत्तीसगढ़ी भाषा का कवि हूँ, लेकिन क्योंकि इतना लंबा अरसा मैंने शिक्षा विभाग में 44 वर्ष सेवाएं दी, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला। लेकिन वर्तमान में मैं जब छत्तीसगढ़ की गति देखता हूँ, एक कल्पना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा कितनी संपन्न भाषा है कि बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे। त्रिवेणी संगम का दृश्य है ये जी। कि बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे। और दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोरत के चिनारी तोर, के बादर तिरबेनी गाथे, चंदा फुंदरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजे। धन्यवाद। वाह वाह वाह, इतना अच्छा आपका गीत। इतना अच्छा आपके गीत जो आपने पूरी मतलब हमको छत्तीसगढ़ की माटी से जोड़ते हुए अनुभव करा दिया, एहसास करा दिए कि आप मतलब हम इस गीत के माध्यम से एहसास कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ की माटी में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध हमारे और एक मतलब ओत प्रोत हो रहे थे हम लोग। तो जब इतनी अच्छी कविता यदि आप कह सकते हैं तो शायद आपकी कविता से समाज भी सुधरेगा,
जब हमारे दिमागों में असर होता है आप लोग की कविता और कहानियों से, तो यही कविता कहानी समाज को सुधारने का भी काम करेंगी आने वाले समय में। और आज ज्यादा समय मैं ले चुका हूं आप लोग का, आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। और देखिए, मैं एक जी आ गई बात दिमाग में जी कि हाँ ज्यादा झन सकेल, जो बहुत ज्यादा पैसे की लालच में रहते हैं ना, जी एक इशारे में बात कह रहा हूं मैं, आज के सब्जेक्ट में जुड़ गया वो। जी यहाँ ज्यादा झन सकेल, कहीं संगरे नहीं रहे, कोनो संगल नहीं धराए, तोर कनिया के कर धन ला काट डारी, सौगे पुत्री खिनवाला बाट डारी। का करवे सकेल के, बिल्कुल के सही। यहाँ ज्यादा झन सकेल, माया मोहनी के खेल, कहीं संगरे नहीं रहे, कोनो संगल नहीं धरे, तोर कनिया के कर धन ला काट डारी, सौगे पुत्री खिनवाला बाट डारी। तो ज्यादा पैसे की लालच न करें, सेवा भावी संस्था है तो सेवा में चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बातें जो सारांश में कह दी, शायद लोगों तक पहुंचेगी, और जिसके लिए पैसे वाली बात कहे हैं उनको तो मतलब उनको तो दिल से छूना चाहिए इस कविता के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ी कविता है, छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ी हुई चीज है, आपने वो चीज कह डाली। शायद यहाँ के लोगों को अब तो समझ में आना चाहिए कि अब भी पैसे के पीछे ना भागें, सेवा भावना वाली चीज को सेवा भावना में रहने दें। स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा द्वार है जो गुरुकुल कहा जाता था, उसे व्यावसायिकरण ना किया जाए, उसे बिजनेस का द्वार ना बनाया जाए। तो इतने अच्छे कार्यक्रमों में जो आप लोगों लगातार आप करते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, आज इस शिक्षा की बातें कार्यक्रम के माध्यम से भी आप लोग जुड़े, इसलिए मैं आप लोग का हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और पवन ताम्राकर जी का एक आप लोगों से गुजारिश है, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, कि आप इस कार्यक्रम को कम से कम अपने अपने सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। आप लोगों की जब तक लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी तो लोगों को एहसास कैसे होगा और उनको मोटिवेट कैसे कर पाएंगे। तो आप लोगों से एक गुजारिश है पवन ताम्रकर जी की, कि आप लोग कम से कम इस कार्यक्रम का आप लोग अपने फेसबुक और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और प्रियंका जी, आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, आज ज्यादा समय आपका ले लिया इसलिए क्षमा भी चाहूंगा। और आप आगे भी मांगिए, बहुत पावन पवित्र कार्य कर रहे हैं आप, आपका धन्यवाद कि आपने जोड़ा। और समय तो बिल्कुल लगा ही नहीं, कैसे बीत गया। मेरे को तो वीर सर का सौभाग्य मिला। आप खुद बहुत ज्ञानी है। नहीं, तो आप दोनों को प्रणाम, मैं तो नमन करती हूँ। मुझे बहुत मजा आया और अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, संतुष्टि लग रही है कि अच्छे प्रयोजन से हम जुड़े। आगे भी आपसे हम ऐसा समय लेंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपकी पूरी कहानी अभी बची है, अभी एक शुरुआत है, अभी पूरी कहानी सुनना बाकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे भी आप अपना अमूल्य समय दें हमारे इस कार्यक्रम में, ताकि दर्शक जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो आपसे कुछ बातें नहीं कर पाए हैं सीधा माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, वो आपसे कर पाए। और आपकी बहुत सारी कहानियां जो बची हैं, जो बहुत सारी आप बातें बताना चाहते हैं जिससे लोग मोटिवेट होंगे, वो चीज भी दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगली बार भी हमें समय दीजिए जब हम इसमें समय पर। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, आज्ञा चाहूंगा, और दर्शकों से भी आज्ञा चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को मुझे समाप्त करने का आज्ञा दीजिए। नमस्कार।